अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज सबसे पहले जी 22वां रमज़ान मुबारक तो है पाकिस्तान में, लेकिन आज 23 मार्च है, यानी 1940 में जब पाकिस्तान की नज़रिए की बुनियाद रखी गई। उस वक्त इस दिन को लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जाना, लेकिन आज तारीख़ की किताबें इसको यौम पाकिस्तान या नज़रिया पाकिस्तान का दिन कहती हैं। और इसी की यादगार है मीनार पाकिस्तान, लेकिन उतने ही बुलंद व बाला हमारे ख़यालात होने चाहिए। आज 2025 में जब अपने पाकिस्तान और अपने कम्युनिटी की तरफ नज़र डालते हैं, अपने गांव देहातों की तरफ नज़र डालते हैं, तो यकीनन हमें ये एहसास होता है कि जिस नज़रिए की बुनियाद रखी गई, जिसके हवाले से हमने पाकिस्तान को तश्कील दिया, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, आज कहीं ना कहीं हमने उस नज़रिए को खो दिया है। और ये नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आपसी इंतशार और इख्तिलाफ़ात की वजह है, बल्कि हम देखते हैं कि बैरून मुल्क से भी और हमारी सरहद पार से भी हम पे जो यलगार है, अनफॉर्चुनेटली उसके सामने हम खड़े नहीं हो पा रहे। एक वो वक्त था कि 1940 में जब कायद आज़म मीनार पाकिस्तान यानी लाहौर में ख़िताब करते हैं तो आप अंग्रेज़ी में बात करते हैं, और एक ऐसा हुजूम जो आपकी ज़बान को नहीं समझता आपकी आवाज़ पर, आपके नज़रिए पर लब्बैक कहता है। वो मानता है कि वाकई बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, जहाँ पे उनके पास ये आज़ादी हो कि वो अपने दीन इस्लाम को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आज हम एक कौम बनने के बजाय महज एक हुजूम बनते चले जा रहे हैं, जहाँ हर एक के अपने मफादात हैं, हर एक का चीज़ों को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, जहाँ इख्तिलाफ़ राय रखने पे हो सकता है आपको नताइज का सामना करना पड़े, लोग ही आपको ऑस्ट्रेसाइज़ करें। मॉब लिंचिंग हमारे यहाँ बड़ी आम है। अगर हमारे और आपके ख़यालात नहीं मिलते तो मैं ये तसव्वुर कर लेती हूँ कि मैं सही और आप गलत हैं। ये वो नज़रियाती जंग है जिसमें हमें झोंका गया कई सालों से, और यकीनन इसमें आपके दुश्मनों का तो हाथ होता ही है, लेकिन घर का बेदी लंका ढाए, ये मुहावरा आपने सुना होगा। जब तक हम खुद अपने घर के ऊपर वार ना करें, हमारे घर को कोई कमज़ोर नहीं बना सकता। तो आइए, आज तजदीद अहद का दिन है, और आज इस रेजोल्यूशन को दोबारा अपने जहनों में उजागर करने का दिन है कि किस लिए हमने पाकिस्तान को तश्कील दिया, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। हम शायद उस जनरेशन के साथ उन कुर्बानियों को, उन तकलीफ़ों को भूलते चले जा रहे हैं। यानी हमारे आबा व अजदाद जिनके घर, जिनके पुरखों की अमानतें उस ज़मीन से जुड़ी हुई थी, उसको छोड़कर हिजरत करके यहाँ पर आना, नए अंदाज में बसना। आज की दुनिया मानती है डिस्प्लेसमेंट को, इंटरनली डिस्प्लेस लोगों को, माइग्रेंट्स के दर्द को, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि 20 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया। 1940 में जब ये नज़रिया पाकिस्तान पेश किया गया, उसके बाद भी 7 सालों की कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमने इस मुल्क को पाया, और फिर भी सैकड़ों लाखों लोग जो पाकिस्तान को यानी इस पाक धरती को देखने की आस में अपने घरों से निकले थे, यहाँ तक पहुँच भी ना पाए। तो आज मेरे ख़्याल में हमें ये सोचने का दिन है कि अपने वतन से, अपने मुल्क से, जो कि दीन इस्लाम के नाम पे बनने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है, यानी वी आर दी ओनली आइडियोलॉजिकल मुस्लिम स्टेट। माह रमज़ान में हमारा मुल्क तश्कील हुआ, यानी हम कहते हैं कि 14 अगस्त 1943 वाले दिन 27वीं शब थी। तो इस दफ़ा रमज़ान मुबारक 2 दफ़ा आपको याद करा रहा है आपके मुल्क की, आपके वतन की अहमियत की, इस आज़ादी की अहमियत की, जहाँ आपने ये अहद किया था कि आप दीन के उसूलों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, जहाँ पे लोगों के पास अपने मसाजिद में जाने की, इबादत करने की आज़ादी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस आज़ादी को, और ख़ास तौर पे इख्तिलाफ़ राय की जो एक स्पेस होती है, उसको हम खोते चले जा रहे हैं। हम बढ़ जाते हैं अपनी ज़बान के हवाले से, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है। हम बढ़ जाते हैं मसालिक में कि कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, लेकिन हम नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते एज़ पाकिस्तानीज़। एंड मेरे ख़्याल में इसमें एक आज कॉन्वर्जेसन करने की भी ज़रूरत है। आज के हमारे प्रोग्राम में आप ऐसे नौजवानों से मिलेंगे जो ग्रीन जैकेट्स हैं, यानी पाकिस्तान की जर्सी पहनकर मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में उतरते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं? हमारे तदरीसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिशंस हैं, कई दफ़ा आपको ये बात करते हुए नज़र आएंगे कि ये तालीम और तरबियत की कमी है, लेकिन फिर निसाब हमारा क्या है, हम पाकिस्तान को कैसे देखते और समझते हैं? आइए आज हम इस बारे में बात करें, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में जल्दी से जी सिमरा को वेलकम करते हैं। सिमरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? आपको पता है इस दफ़ा 14 अगस्त पे आई वेंट टू वन ऑफ द बुफेज, नाम ले लेती हूँ जी, मैरियट के बुफे में गए। वहाँ पे आई रियली लाइक द फैक्ट कि तमाम जो सर्वर्स है उन्होंने ग्रीन वेस्ट कोट पहनी हुई थी, और उस दिन का उनका जो पूरा मेन्यू था वो वाइट एंड ग्रीन था।
आई थिंक छोटी छोटी सटल चीज़ें। आप भी आज कुछ इन्फ्यूज़ करने लगी हैं, वाइट भी और ग्रीन भी। या श्योर, पहले तो हम अपने जो मेन डिश है वो है कोफ्ते आलू, वो बना रहे हैं। साथ में हम अपना जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, आज हम उसकी नई जो फ्लेवर है वो ट्राई करेंगे इलायची में, क्योंकि 23 मार्च भी है आज, तो हम उसको जैसे आपने बोला ग्रीन वाला। यस, ग्रीन वाला। अच्छा, मुझे वैसे इलायची फ्लेवर बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि इसके अंदर मेरे ख्याल में ताज़ा इलायचियों का इस्तेमाल हुआ है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा फ्लेवर। चाहे पानी में बनाए चाहे दूध में बनाए, एग्जैक्टली हम बनाएंगे दूध में, क्योंकि सेहत बख्श जिंदगी और महफूज जिंदगी का जो है हमारा। वैसे मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, एक फरमाइश थी, अगर हमारे पास मुमकिन हो, क्योंकि पाकोला भी है और पाकोला भी पाकिस्तान की पहचान है, आपने एक दफ़ा ये गुलबहार के साथ रेड कलर की पुडिंग टाइप डिज़र्ट मूस बनाया। आई वाज थिंकिंग अगर ग्रीन वैसा हो जाता तो क्या ही बात थी, अगर पॉसिबल हो तो। इंग्रेडिएंट्स अगर मुझे पीछे मिल गए तो चलें, आप ढूंढें अपने कैबिनेट्स वगैरह में कुछ उसकी चीज़ मिल जाए, वापस आएंगे। अच्छा जी, अली चिश्ती भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आमतौर पे हम इनसे कोई ना कोई नातिया कलाम सुन रहे होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि 23 मार्च की मुनासबत से अगर इनसे हम कहें, क्योंकि कोई भी ट्यून होती है बड़े प्यारे अंदाज में कैरी करते हैं, और मेरी खास फरमाइश है आज सोनी धरती के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत। आज हमारी प्यारी सी सोनी धरती के नाम अगर एक नगमा हो जाए अली भाई। जी बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। हर दफ़ा आप मेरे मॉर्निंग शो में कई ऐसे चैम्पियन से, खिलाड़ियों से मिलते हैं जिन्होंने हर मैदान में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, और हम उनसे यही सवाल करते हैं कि जब वो वहाँ पे मौजूद होते हैं तब उनकी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान होती है। उनको नहीं याद आता वो किस शहर से हैं, किस कस्बे से उनका ताल्लुक़ है, किस गली मोहल्ले में वो रहते हैं, कौन सी ज़ुबान वो बोलते हैं। ये एहसास अगर हम में से हर इंसान के दिल में उजागर हो जाए और हम अपनी तमाम तर एनर्जीज़, तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए वक्फ़ कर दें तो क्या ही बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम कई सारे चैलेंजेस से घिरे हुए हैं, जिसमें हमारे माशी मसाइल भी हैं, माशरती मसाइल भी हैं। उस पर हमारे ये स्पोर्ट्समैन क्या सोचते हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब खान, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है इंटरनेशनल कराटे सीनियर फीमेल कैटेगरी 2024 में। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हमज़ा, जो कि माशाल्लाह नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। 7-0 का रिकॉर्ड इन्होंने MMA नेशनल चैम्पियनशिप में बनाया 2024 में। ऑल एशिया इनकी जो रैंकिंग है वो 4th पोजीशन पर है। कुवैत में इन्होंने ये हासिल किया। इसके अलावा बहरीन इंटरनेशनल कोयोकोशन कराटे चैंपियन 2024 भी करार पाए। क्या हाल चाल है हमजा आपके? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके नाम में ही माशाल्लाह इतना जलाल है, और यानी मुझे किसी ने, मैंने, मेरे नेफ्यू का नाम भी हमजा है। पहले मुझे लगता था कि हमजा इज़ अ नेम और अरबिक नेम, जैसे बहुत सारे नाम हैं, फॉर अ लायन जी, बट हमजा एक्चुअली मीन्स अ लायन स्लेयर, यानी जो शेर को भी चीर फाड़ दे। तो माशाल्लाह आपके तो नाम में बड़ा जलाल है। बहुत मुबारक हो आपको इन तमाम फतूहात के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस वहीद खान, जो कि 3rd बहरीन में इंटरनेशनल जो कराटे चैम्पियनशिप 2023 में हुई, उसमें आपने भी पोजीशन ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ चला गया मेरा तीसरा कार्ड, एक कार्ड ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्चा वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू है, और काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे, योर टाइम्स वर नॉट मैचिंग, और मुझे बताया गया आपका भी ताल्लुक फिटनेस और डेवलपमेंट से भी है। जी, फिटनेस तो शौक से करता हूँ, और वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके बगैर तो लाइफ चल ही नहीं सकती। यानी मैं इतना रिलीजियसली करता हूँ एक्सरसाइज कि पिछले 15 साल में कोई ईद का दिन ऐसा नहीं है, कोई 12 रबीउल ऐसा नहीं है, कोई 9-10 मुहर्रम ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने छुट्टी की। यानी मैं 365 डेज वाला आदमी। क्या बात है, क्या बात है। और ये डिसिप्लिन भी आपकी ज़िंदगी में लेके आता है। थैंक यू मुस्तफ़ा फॉर बीइंग हियर। ज़ैनब, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत करूँ, मुझे बताएं कि आज 23 मार्च का रोज़, और यकीनन हम खिलाड़ियों से जब बात करते हैं तो मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, फ्रॉम फाइंडिंग फंडिंग टू गेटिंग द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत जोश और जज्बे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगी? थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने शो पर इन्वाइट किया। देखिए, एज अ पाकिस्तानी हम जब अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, मेरा पहली बार जाना हुआ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो फीलिंग्स मेरी बहुत डिफरेंट थी कि वहाँ हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्लेयर पे, या आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप बहुत प्राउड फील करते हैं, और आपकी कोशिश ये होती है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करें। तो एज़ अ पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, और हमारे जो
गवर्नमेंट लेवल पर जो इदारे हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने स्टार्स को जो है वो सपोर्ट करें, उनके लिए आगे आएँ ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। एब्सोल्युटली। वही एक बड़ी सिदम ज़रीफ़ी है, पिछले दिनों ये सर्कुलेट भी कर रही थी एक वीडियो कि एक बहुत ही टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, आमतर कामयाबियों मेडल्स जीतने के बावजूद वो कोई रेडी लगाने पे या कोई काम करने पे मजबूर थे। तो जो इंसान की सलाहियत है, जैसे हम कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आप स्पोर्ट्स में कमाल टैलेंट रखते हैं और आपके मुल्क में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें, आपको वो इनकरेजमेंट ना मिलें, कैसा महसूस करता है फिर एक खिलाड़ी? एक खिलाड़ी के लिए जो है वो ये जो है बड़ा एक दुख का वो होता है, पेनफुल टाइम होता है और वो ये चीज़ को सोचने पर भी मजबूर होता है कि मुझे स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे फिर ये सख्त फैसला करना पड़ता है। और एज अ स्पोर्ट्समैन हमने भी चीज़ें फेस की हैं कि जहाँ फैमिली प्रेशर भी होता है, अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है, फिर एक तरफ हम कंट्री का भी सोचते हैं। और लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, उस तरह अचीवमेंट का अचीव करते हैं, कंट्री के लिए कुछ करके आते हैं और जब आप विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर झंडा लहराते हैं अपना, तो फिर वो सारी तकलीफें भी आप भूल जाते हैं। ये एक साइड है इसकी। अच्छा, वापस आने के बाद फिर वही रोलर कोस्टर राइड होती होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत बढ़ जाती है, क्योंकि आपने तो अपना बेस्ट दिया, आप वहाँ पे कामयाब भी हुए, आपने मेडल भी जीता। वापस आके लोगों से, मीडिया से, मुल्क से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? वापस तो जब आते हैं तो बड़ी इज़्ज़त मिलती है, घर में आपके दोस्त अहबाब में, टीचर्स में, और वो आपको बड़े, और आपका भी एक मकाम बना होता है उनको नज़र में। लेकिन फिर आपकी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से बढ़ जाती है, क्योंकि आप गए होते हैं जिस हालात, जिससे स्ट्रगल से आप जो स्ट्रगल आपने की होती है, आप करके गए होते हैं, तो उसका भी एक एहसास होता है आपको। तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, क्योंकि अभी तक हम जब भी गए हैं तो हमें उस तरह सपोर्ट नहीं किया गया, तो हमने उसको बड़ा फील किया उस चीज़ को। आई कैन फील दैट पेन। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि घुन के साथ गेहूँ भी पिसता है, आज एक ख़ास तौर पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा पेचीदा सवाल है जो मैं हमज़ा आपके पास लेके आना चाहूँगी। हमज़ा, जैसे हम देख रहे हैं कि मुल्क की यूथ बहुत डिजेक्टेड फील कर रही है और जिसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है। एक तासुर ये बनाया जा रहा है, नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसका एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो इम्पैक्ट आया है वो ये कि जब भी खिलाड़ी किसी चैम्पियनशिप के लिए बाहर जाते हैं, कभी कभार हमें पता चलता है कि वो वापस लौट कर नहीं आए, वहीं स्लिप हो गए। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये इसलिए होता है कि क्योंकि बाहर जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जो वो सपोर्ट करती हैं फाइटर्स को, डाइट से लेके उसका गेम प्लान एवरीथिंग, यहाँ कि उसका जो लिविंग का जो एक्सपेंस है वो भी उसको कवर करती है। लेकिन जब आप पाकिस्तान में की बात करूँ तो हम हर चीज़ खुद करते हैं, हमें इसमें बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं, फिर उसका मेडिकल, फिर हमें फिजियो के पास जाना होता है, तो इससे बहुत सारे एक्सपेंसेस इसके होते हैं, तो फिर बहुत गैप्स हो जाते हैं। ओके, तो अगर हम जी, अगर हम उस पर वर्क करें ना तो पाकिस्तानी इस तरह नहीं करेंगे, बाहर जाके स्लिप नहीं होंगे, क्योंकि बाहर वो इसलिए अपनी लिविंग के लिए चाहते हैं कि अपनी लिविंग उनकी बेहतर हो, तो इसलिए वो स्लिप हो जाते हैं। सही। हबीबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, उनसे मैंने आज के दिन की मुनासबत से एक नगमा भी सुनना था। अभी मैं आखिर में मुस्तफ़ा से भी पूछना चाहूँगी। मुस्तफ़ा, ये जो इनकी पेन्स हैं, आप खुद एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, तो मुझे बताएं। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं। अभी जो आपने इनका पेन पॉइंट सुना, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तानी जो वहाँ स्लिप हो जाते हैं, या जो हमारे स्पोर्ट्समैन समझते हैं, ये एक बड़ा रूटीन इशू है, क्योंकि हमारे मैं खुद एक ऐसी एजुकेशन में इन्वॉल्व हूँ जो यहाँ से बैठ के हम लोग पूरी दुनिया में बच्चों को पढ़ाते हैं। और मसला ये है कि आपने पिछले 3 साल में देखा कि डॉलर 140 से 280 पे आया, तो जब डॉलर का रेट डबल हुआ, हमारी पूरी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड है, तो हर चीज़ महंगी हो गई। तो अब लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे, उसका एक बेसिक हल ये है कि अपनी इनकम को भी डॉलराइज करें। अच्छा, जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि आज का दिन मैं चाहती हूँ कि चूँकि हम हालत रोज़े में हैं, जहाँ हम अपने प्यारों के लिए, अपने वालिदैन के लिए जो उन दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हम अपने मुल्क पाकिस्तान को भी याद रखें, जिसके लिए हमारी असलाफ ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो कुछ पॉजिटिव बात आप कहना चाहें आज के दिन की मुनासबत से? देखें, पॉजिटिविटी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब चीज़ें बहुत गिर जाती हैं ना, यानी आप अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ चीज़ें उठी हुई हैं, तो वहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। यहाँ अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चीज़ें बहुत, यानी जब रिसेशन आता है तो रिसेशन ही तो वो टाइम होता है कि चीज़ें उठाओ और कुछ अरसे में डबल होगी, जब यानी ग्रोथ का मार्जिन होता है। तो आप कह रहे हैं कि हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। हर चैलेंज दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि हर मुश्किल में ही आसानी है। हमज़ा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड एज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान टुडे? मैं यही बोलूँगा कि अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, और जो फाइटर्स हैं, जो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो अपनी कंट्री के लिए बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें आप काइंडली सपोर्ट करें। ओके, वंडरफुल। ज़ैनब, बीइंग अ गर्ल और ख़ास तौर पे एक टैलेंटेड एथलीट, खिलाड़ी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन बच्चियों को जो मुझे देख रही हैं, स्पेशली उनसे ही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी करना चाहती हैं अपने मुल्क में, अपने मुल्क के लिए, अपनी हुदूद में रहते हुए, अपने स्पेस में रहते हुए आप सब कुछ कर सकती हैं। और उनकी फैमिली से ही कहूँगी कि प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ें। मैं अगर आज इस मकाम पर हूँ तो मेरे साथ मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, बिल्कुल, जिसकी वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो, मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम था लेकिन मैंने वो अचीव किया। ज़ैनब, बल्कि आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की तकरीबन 50% आबादी ख़वातीन और बच्चियों लड़कियों पर मुश्तमिल है, तो 50% आबादी को आप गैर फ़ाल नहीं कर सकते। उनको भी अपने ख्वाब, अपने टैलेंट्स को हकीकत बनाने का हक़ है। बिल्कुल आखिर में वहीद, योर मैसेज ऑन 23 मार्च। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्पोर्ट्स है, जो कराटे का स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तानी यूथ में बहुत पोटेंशियल है। हमारा क्लब, जैसे हमारे सर हैं, सर हमारे सर हिदायत हैं, सर ज़िया हैं, सर सनाउल्लाह, हमारे फाउंडर इनामुल्लाह खान साहब, ये जितने लोग हैं ने बहुत रिमार्केबल काम किया है। और इनका काम जो है वो रिकॉर्ड पर भी, और मज़ीद भी इसकी एक मार्केटिंग होनी चाहिए ताकि, और हमने बहुत करीब से देखा कि किस तरह जो लोग जो एडिक्टेड हैं, नशे करते हैं, वो किस तरह हमारे स्पोर्ट्स में आके वो चीज़ें छोड़ते भी हैं। और हमारा क्लब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कर रहा है। ऐसे क्लब्स और ऐसे फाउंडर्स को हम सलाम पेश करते हैं, यकीनन जिनकी वजह से ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं, पाकिस्तानी यूथ को एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, वहीद, ज़ैनब एंड हमज़ा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी हबीबा आ चुकी हैं। हबीबा से आज एक और नगमे की मैंने दरख्वास्त की है क्योंकि 23 मार्च है। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, पहली दफ़ा अटेम्प्ट कर रही हैं ये ऑन एयर? यस, चलें बिस्मिल्लाह कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। अच्छा, आपको बताते चलें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज नेटवर्क का 20 सालों का सफ़र भी मुकम्मल होता है क्योंकि हमारे चैनल की बुनियाद भी 23 मार्च को रखी गई थी। और यकीनन आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं कि जिस तरह ग्रीन और आज, यानी आज का पाकिस्तान, ना सिर्फ ये कि हम कई दफ़ा अपनी तारीख़ को तो यकीनन याद रखें, एंड वी डोंट नीड टू बी अपोलोजेटिक अबाउट पास्ट मिस्टेक्स, क्योंकि ऐसे ही मराहिल से गुजर कर कौम बनना करती हैं। पहले हम बचपन में हमेशा तारीख़ की किताबें पढ़ते थे कि कौमों की ज़िंदगियों में 1 सदी, 100 साल का अरसा, 50 साल का अरसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम आज कुछ सवालात करने पे मजबूर हैं। यानी अगर हमारे मुल्क ने अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज़्यादा साल मुकम्मल कर लिए, बल्कि 75th एनिवर्सरी भी हम अपनी कर चुके हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें, हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारा रुख क्या है, हमारी सिमत क्या है। आइए इस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों में एक ये मुगालता भी पाया जाता है और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट मुझे इसलिए लगती है कि आपको पता है कि कायद आज़म के जो 3 उसूल थे वो है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इसकी ऑर्डर को लेकर कभी कभी हमारे यहाँ बहस छिड़ जाती है। अगर आपने ये देखा हो कि कई लोग कहते हैं फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं कुछ हलकों में इस डिबेट को बाकायदा मेरे ख़्याल में इंस्टिगेट किया जा रहा है कि बहैसियत एक मुसलमान के क्या हमें अपने वतन से लगाव होना भी चाहिए। हुब्बुल वतनी के हवाले से दीन हमें क्या सिखाता है? ये बड़ा अहम एक सवाल है जो मैं आज चाहूँगी कि उलमा इकराम इसको टैकल करें और हमें इसकी रहनुमाई करें कि ख़ास तौर पे हमारा मुल्क इसलिए भी बहुत यूनिक है, बहुत मुनफरद है क्योंकि नज़रियाती तौर पे वी आर दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो इस्लाम के नाम पे एक मॉडर्न स्टेट बना है। तो उस हवाले से हमारी जो हुब्बुल वतनी है उसमें कहीं ना कहीं हमारे दीन के साथ भी जो हमारी रुग़बत है, जो मोहब्बत है, वो भी इसके अंदर आया होगी। तो आइए जानते हैं कि इसके हवाले से हमारा दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई, आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब भी। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुहैर भाई, अगर ये सवाल सबसे पहले मैं आपके पास लेके जाऊँ, क्या दीन में मुमानियत है अपनी, जैसे कहा जाता है कि किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, लेकिन जब हम एक नेशनैलिटी की बात करते हैं, एक ख़ास पासपोर्ट के रंग की बात करते हैं, ये हमें कबीलों में या एक दुनिया में पहचान देता है। इस पहचान से बहैसियत एक मुसलमान हमारी कितनी रुग़बत होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम ने कंट्री यानी मुल्क, सल्तनत या सरहदी जोग्राफियाई सरहदों से कहीं भी इनकार नहीं किया। सही। ऐसा कोई कानून नहीं मौजूद इस्लाम में कि साहब लोग ये कहते हैं कि साहब सारी दुनिया जब एक ही मुल्क रहे। जी। ऐसा नहीं। इंतज़ामी उमूर से दरअसल और ये एक सरहदी जोग्राफियाई सरहदें बनाई जाती हैं अपनी अपनी, कहीं ज़बान के अतबार से, कहीं सकाफ़त के अतबार से, कहीं तहज़ीब के, कहीं मज़हब के अतबार से। जी। हमने ये पाकिस्तान हासिल किया था
जो बुनियादी तौर पर नार था कि वो हम इस्लाम के बुनियादी क़वानीन का निफाज कर सकें। सही। ये मैं पहले भी किसी अपनी उसमें कह चुका हूँ एपिसोड में कि इस्लाम दीन इबादत नहीं है, इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, बेशक। इस्लाम एक दीन तमद्दुन है जो इंसान की ज़िंदगी की पैदाइश से ले कर मौत तक और इज्तिमाई ज़िंदगी और इनफरादी ज़िंदगी हर पहलू पर उसकी रहनुमाई करता है। बेशक। हम पाकिस्तान हमने ये हासिल चूँकि इस्लाम के लिए किया था तो उसका मकसद ये था कि वो माशरा हम कायम कर सकें जो दुनिया के लिए एक मिसाली माशरा बन सके कि जहाँ लोगों को हम ये कह सकें कि इस्लामी क़वानीन पर अमल करने के ये फ़वायद होते हैं। जी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ बोलने पर भी बड़ी पाबंदी है, बार बार ये कहना पड़ता है, ये कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है महफ़िल में, तेरी महफ़िल में, कि हमने 76 सालों में इस्लाम को हासिल करना तो क्या, या इस्लाम के फ़ायदे हासिल करना तो क्या, हमने इंसानियत के फ़ायदे भी खो दिए। आज हम जिस नहज पे खड़े हैं, जिस दौराहे पे खड़े हैं, वहाँ हमारा ये आलम है कि हम दुनिया में जाते हैं तो हमें हक़ारत की नज़र से देखा जाता है। अभी मैं सुन भी रहा था नौजवानों के हवाले से, आप गुफ्तगू कर रही थी यूथ के हवाले से, कभी हमने ये सोचा कि यूथ में ये नेगेटिविटी कब क्यों पैदा होती है? वही तो वजह है जो ये नेगेटिविटी, नाइंसाफ़ी देखते हैं, जो नाइंसाफ़ी देखते हैं, जो नाइंसाफ़ी माशरे में के हर पहलू में नज़र आती है कि जहाँ पे किसी का मेरिट है वो उसको नहीं मिल रहा, जो उसका हक है वो उसको नहीं मिल रहा। जो हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम उससे बड़ी ये है कि हमसे ये कह दिया जाता है, यानी हमसे मुराद माशरे में सबसे ये कहा जाता है कि आपने नेगेटिविटी पे बात नहीं करनी, पॉजिटिव बात करें, बस सब ठीक है, सब ठीक है। जब तक आप उस ज़ख्म को नहीं समझेंगी, उस बीमारी की बुनियाद को नहीं समझेंगे, जड़ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि ये है क्यों, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये कहाँ से पैदा हो रही है बीमारी, उस वक्त तक आप उस बीमारी को नहीं दूर करेंगे। आप ऊपर से फाये लगाते जाएं, जहर अंदर ही अंदर फैलता जाएगा। और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे आपने कहा कि किसी भी मर्ज़ के इलाज का जो पहला कदम होता है वो उसका रीज़न है, उसको पहले तो आप मर्ज़ माने, फिर उसके बाद उसकी अलामात का और उसका इलाज करें। जमील भाई, आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कि जब मुसलमानों की गोल्डन एज जिसे कहा जाता है, खलीफा दोयम फ़ारूक आज़म की सरबराही में हमने देखा कि इस्लामी फतूहात का सिलसिला जारी था, बहुत सारे कल्चर्स या बहुत सारे ममालिक इस्लामी रियासत में जम हुए। उस वक्त क्या कॉन्सेप्ट था पेट्रियाटिज़म का? उस वक्त क्या ये जो सिटीज़नशिप थी वो कैसे डिफ़ाइन की जाती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, वो जो रियासत है जी, इट वाज द फर्स्ट एवर बिल्ट वेलफेयर स्टेट इन द अर्थ, ऑन द अर्थ जी, ठीक है ना। उससे पहले वेलफेयर रियासत का कोई तसव्वुर दुनिया में मौजूद नहीं था। अरब के ईस्टर्न बॉर्डर पर अगर देखें तो वहाँ पर पर्शियन एम्पायर है एंड दे रूल अपॉन द नेक ऑफ द पीपल, और अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे देखें तो वहाँ बेजेंटाइन के किंग्स हैं, इंसानी गर्दनों पर बर्तरी का नकारा बजा रहे हैं जी। इंसान ग़ुलाम है। यकायक दुनिया में इनकलाब आता है, पहली इस्लामिक वेलफेयर स्टेट कायम होती है, और उसकी जो बुनियाद थी वो 4 प्रिंसिपल पर थी। सबसे पहली थी यूनिटी, और यूनिटी के पीछे यकीनन फ़ेथ होता है, फ़ेथ के बगैर यूनिटी नहीं आ सकती। सही। अब जब यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी थी, उसके बाद फिर हम देखते हैं उसकी दूसरा जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, जो उसकी रूट कॉज थी, वो था इक्वेलिटी, और नंबर 3 था सिंपलिसिटी, और नंबर 4 था अकाउंटेबिलिटी। ये 4 प्रिंसिपल थे जिस पर मदीना की रियासत जो है वो ग्रो कर रही थी। लिहाजा अगर यूनिटी की बात करें तो यूनिटी के लिए कितना शानदार एक फार्मूला दिया गया कि अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, अमीर को गरीब पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, ताकतवर को कमज़ोर पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, सब यूनिटी एक बराबर है। जिस तस्बीह के दाने मल्टी कलर्ड होने के बावजूद एक धागे में पिरोए हुए नज़र आते हैं, इसी तरह एक मुसलमान जब इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो फिर महमूद और अय्यास की कोई तमीज़ बाकी नहीं रहती, एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या इसको बाय रिट ऑफ द रियासत स्टैब्लिश किया गया? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जितना हम तारीख को पढ़ते हैं जमील भाई, ये कबाइल में बटी हुई कौम थी, सदियों तक लड़ती थी, दिहाइयों तक लड़ती थी, इतनी मुतकब्बिर कौम थी, यानी अरब कबीलों की तरफ अगर देखा जाए, इनको इस तरह जैसे आपने कहा कि दानों की तरह समोया कैसे एक तस्बीह के दानों की तरह? देखिए, सबसे पहले तो फेथ था जी, लेकिन अब मैं यूनिटी के बाद जब दूसरी बात करता हूँ इक्वेलिटी, तो वो इक्वेलिटी थी या इनकलाब था इक्वेलिटी का। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काले और गोरे को बराबर हुकूक दिए। देखिए, इंसान के अंदर एंगर कब आता है?
इंसान के अंदर उस वक्त आता है जब किसी के साथ नेपोटिज्म की जाए, जब कोई अकरबा मेरिटोक्रेसी को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, तो तब इंसान में किसी सोसाइटी में इंतशार आता है। लिहाजा वो सोसाइटी जो पहले इंतशार पर मुंतज थी, उसको एकदम बताया गया कि साहब एक दहकान का और एक खलीफा वक्त का एक जैसे राइट है, अगर वो भी करेगा तो कटहरे में लाया जाएगा, ये भी करेगा तो कटहरे। ये इक्वेलिटी और इक्वेलिटी का इक्वल जस्टिस फॉर ऑल रिगार्डलेस कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन एटसेट्रा। लिहाजा ये मदीने की रियासत में सुलह हुदैबिया मिसाक़ मदीना में लिख दिया गया था। लिहाजा अगर यहूदी हक पर है और मुसलमान उसका तनाज़ा हो गया तो यहूदी के हक में फैसला दिया जाए। बिल्कुल सही। ये वो प्रिंसिपल था। मुझे थोड़ा सा जी। और फिर सिंपलिसिटी, एक बादशाह वक्त है, देयर वाज नो प्रोटोकॉल, नो कटलरी, नो मैसन, नो क्रॉन, नो थ्रोन, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो साहब एक कच्ची ईंटों का मकान है, सबको माले गनीमत मिल रहा है, लेकिन अपनी बेटी को नहीं दिया जा रहा। तो ये सिंपलिसिटी थी। और चौथा अकाउंटेबिलिटी। वो अकाउंटेबिलिटी थी इसलिए कि इमाम अहमद बिन अहमद ने फरमाया कि ये तो मुमकिन है कोई शराब पिए और नशा ना आए, ये मुमकिन नहीं कि किसी के पास इक़्तिदार और ताकत का नशा ना आए। अब वो ताकत को कंट्रोल करने के लिए, आज भी हमारा अलमिया यही ताकत, उसको कंट्रोल करने के लिए निज़ाम था एहतिसाब का। कि हासिबू कबल अन तुहासिबू, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, एहतिसाब किया जाए, खुद को अपना एहतिसाब कर लो। लिहाजा हमारे यहाँ कानून एहतिसाब, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। माइट इज़ राइट है, जिसके पास ताकत आ गई, ताकत के नशे में लोगों को कुचला जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में तवाज़ुन भी क्रिएट करता है हमारा दीन, जब ये फ़ौक़ियत का, अकाउंटेबिलिटी का, सिंपलिसिटी, फ़ेथ का दर्स दिया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया पर अगर मैं नज़र डालती हूँ राफ़िया, देयर सीम्स टू बी अ राइज़ ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी यूथ में हमें कहीं ना कहीं हुब्बुल वतनी का फुक़दान नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को देख रहे हैं जो कि ज़ेनोफोबिया का भी शिकार हो रहे हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी जो रेस है या हम जो कौम है वो बाकियों से बढ़तर है। तो एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें? ये बैलेंस ऐसे क्रिएट हो सकता है कि एक तो हम जिस एरा में जी रहे हैं ना, इसमें जो हमारे पास जेनजीज़ हैं जिनको हम जूमर्स कहते हैं, आपको याद होगा, हम मिलेनियल्स में आते हैं। उससे पहले जो 65 वाले थे उनको जनरेशन एक्स कहा करते थे। तो ये वक्त के साथ साथ जनरेशनल गैप जो बन रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उन तरह से चीज़ें तब्दील हो रही हैं 17। अब यहाँ पर दोनों तरफ से चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। एक तो मिलेनियल्स पेरेंट्स हो गए हैं और जूमर्स जो हैं वो अब आने वाले वक्त में कैसे ज़िंदगी को देख रहे हैं और तब्दीलियाँ देख रहे हैं। तो ये जो बैलेंस क्रिएट करना है, इसमें न सिर्फ अपनी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बल्कि आप जैसे कि जिक्र कर रही थी कि हम तो पेट्रियाटिज़म को और हम इस चीज़ पे तवज्जो करते हैं कि ये फुक़दान है, लेकिन दुनिया भर में आप देखें तो नेशनलिस्ट होना माइंड किया जाता है कि नहीं, वी नीड टू बी ह्यूमैनिटी इंक्लूसिव, वी नीड टू बी इंक्लूसिव। यानी आप डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें। हम एक अजीब से डिलेमा में हैं, ना हम नेशनलिस्ट हैं ना हम इंक्लूसिव हो पा रहे हैं। हमने अपनी कोई 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है जिसके अंदर हमें लगता है कि जो चीज़ हमें फ़ायदा दे हम उसको लेके चलें। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि जो शनाख्त, जो पहचान है आपकी, जिसमें मेरे ख्याल में सेंट्रल टू दैट इज़ आर दीन, ख़ास तौर पर बहैसियत एक पाकिस्तानी के, इसके हम अलमबरदार भी हैं। यानी अब पूरी दुनिया में हमें देखा जाता है कि अगर हम एक मुस्लिम आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं तो फिर क्या वजह है कि हम इंसाफ के और बाकी जो यानी SDPs हैं हमारे, उनके उसूलों से हम बहुत दूर हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स बारान रहमत में आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। अली चिश्ती भाई भी हैं और काफ़ी देर से मेरे ख्याल में एक तशनगी है कि एक नातिया कलाम आपसे सुना जाए। अब बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं बारान रहमत और अशरा निजात का आज 22वां रोज़ा इख्तियार किया हुआ है पाकिस्तान। यकीनन आज की शब दूसरी ताख़रात है आखिरी अशरे की, जिसमें हम तलाश कर रहे हैं लैलतुल क़द्र को, जो कि 1000 महीनों से 1000 रातों से बेहतर है। यकीनन सबकी जुस्तजू है, लेकिन हम जो बाकी बातों की कड़ियाँ भी इससे मिलाएं कि जब ये डिजेक्शन, ये नेगेटिविटी, हम सबको ज़रूरत है मिरेकल्स की, हमारे इर्द गिर्द मिरेकल्स हो भी रहे हैं, लेकिन शायद हमारे पास वो नज़र मौजूद नहीं है, वो पर्सपेक्टिव मौजूद नहीं है कि हम इस पे अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं। इरम जी, ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि कई ख़वातीन जब बहुत सारी ज़िम्मेदारियां भी हैं, हो सकता है स्ट्रेसेस हैं, लाइफ के प्रेशर्स हैं, और कहा जाए कि रत जगाई करें, आज की शब में लैलतुल क़द्र को तलाश करें, क्या तरीका वो इख्तियार कर सकती हैं? किस तरह अपने आप को वफ़ करें थोड़ी देर के लिए और तमाम पॉजिटिविटी के साथ अल्लाह ताला से रुजू करें? सिदरा, इतना मुबारक महीना है और मैं कहती हूँ सबसे पहले तो चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, ऑनेस्टली अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप एक आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं
और ये सब्ज़ हिलाली परचम जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जब कभी हम लोग होते हैं किसी सेमिनार में कि वी डोंट ब्लीड रेड, वी ब्लीड ग्रीन। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एज अ पाकिस्तानी वी ब्लीड ग्रीन, क्योंकि हमारी जो निस्बत है ना वो गुंबद खिजरा से है, और हमारे झंडे का जो रंग है ना वो भी हरा है, और पाकिस्तान और मदीना मुनव्वरा लफ्जी तौर पे एक है। तो मैं कहती हूँ वी ब्लीड ग्रीन। Yes. तो इसको महसूस भी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये सब्ज़ हिलाली परचम की जो चादर है वो हमारे सरों पे यूं ही तनी रहे। दूसरी बात ये कि ख़वातीन की जो तुमने बात की, तो देखो मैं ताख़रातों में तो आज हम इबादत थोड़ी बहुत वक्त निकाल के लोग कर ही लेते हैं, लेकिन जिस दिन से ये अशरा शुरू होता है, थोड़ी थोड़ी इबादत, मगरिब के बाद 3 एक्स्ट्रा नफिल पढ़ ली, दरूद शरीफ पढ़ लिया, आपने तस्बीहात पढ़ ली, मग़फ़िरत की पढ़ ली, कुछ खैरात कर दिया, ताकि फ़र्ज़ करो कि अगर चांद की कोई तारीख इधर उधर हो भी गई तो आपकी एक काविश जो है कि अगर आपकी 2 नवाफिल भी होगी तो आपको 84 ईयर्स की इबादत का सवाब मिल गया। हमें आसानी अल्लाह ताला ने उनके लिए है जो ज़ईफ़ हैं या बीमार हैं। वैसे तो जिनको अल्लाह ताला ने सेहत की जो नेमत है वो दी हुई है, उसको तो चाहिए कि वो 30 नहीं तो कम से कम ये पूरा अशरा जो 10 दिन है उसमें हम मेहनत ज़रूर करें। और कई लोग, मैं देखती हूँ कि पूरी मसाजिद इस वक्त भरी हुई हैं, लोगों ने एतकाफ़ भी इख्तियार किया हुआ है। एतकाफ़ से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई मसाले हैं तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। ज़ुहैर भाई, इस पे आप क्या कहेंगे? आज दूसरी ताख़रात और ये जो अशरा, बल्कि पूरा रमज़ान ही मुझे लगा कि बड़ी तेज़ी से गुजर गया। अभी हमने शुरू किए थे प्रोग्राम और अब ख़त्म हो रहा है। मैं एक बात कहूँगा, देखिए यूँ तो परवरदिगार आलम ने जो दीन हमें भेजा है और उसका एक बुनियादी उसूल ये है कि दीन को दुनिया पे तरजीह दो। सही, यानी दुनिया से मना नहीं किया, लेकिन दीन को तरजीह देनी है। दीन को अपने जहाँ दोनों टकराएं वहाँ आपने दीन को इख्तियार करना है, दुनिया को तरजीह। अब ये जो एक ख़ास महीना है, जैसे कि किसी का दिन मनाया जाता है, ये एक ख़ास अल्लाह का महीना है। यहाँ तो आपने बिल्कुल दुनिया को तर्क कर देना या बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। उस 10 महीने के भी ये जो आखिरी 10 दिन है, ये बिल्कुल यानी समझ लीजिए कि वो सुपरलेटिव डिग्री अल्लाह ताला ने दी है। तो जितना आप अल्लाह की बारगाह में तज़र्रुज़ारी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, और सिर्फ तज़र्रुज़ारी इस्तग़फ़ार यानी सिर्फ नमाज़ें पढ़कर एक्सरसाइज नहीं करनी, बल्कि वो मारिफत हासिल करनी है कि वो हमारा रब, वो हमारा परवरदिगार जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा है, हमने उसकी कितनी इताअत की है, उसके कितने अवामिर पर अमल किया है, उसकी कितनी नवाही से इज्तनाब बरता है। ये अगर हम सिर्फ इन 10 दिनों में सोच लें, लाजमी नहीं कि हर रात 100 रकत नमाज़ पढ़ें, 3 रकत, जैसे कि बहन ने कहा 2 रकत 3 रकत नमाज़ पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें दूर की, लेकिन उसके साथ ये गौर व फिक्र करें। ये 3 हदीसें हैं कि गौर व फिक्र का एक लम्हा, एक साथ का लफ्ज़ है, और साथ का लफ्ज़ लम्हे के लिए भी आता है और घंटे के लिए भी आता है। 1 घंटा कह लें आप कि 1 घंटा गौर व फिक्र का 1 दिन की, 1 महीने की इबादत से बेहतर है। क्या बात है। फिर कहा कि 1 घंटे की का गौर व फिक्र जो है वो 1 साल की इबादत से बेहतर है। ये डिफरेंसेस क्यों आया? 3 हैं इसमें। डिफरेंस इसलिए आया कि आप किस बारे में गौर कर रहे हैं, किस तरह गौर कर रहे हैं, और उससे क्या नताइज हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ ये गौर करें कि परवरदिगार ने जो दीन हमें दिया था, हम उससे मुस्तफ़ीज़ क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट कहाँ है, हमारी गलती कहाँ है। बिल्कुल ज़ुहैर भाई, जैसे कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि साल में या चंद सालों में 1 आध मरतबा हम तुम्हें शदीद मुश्किल में दुचार कर देते हैं, और ये होता है हमारे लिए एक तनबीह का मौका होता है। अगर सिर्फ हम मुल्क पाकिस्तान को देखें जमील भाई, तो हम अक्सर देखते हैं कि किसी एक इलाके में कहत साली होती है और दूसरी तरफ एक सुपर फ्लड यानी सैलाबी सूरत हाल होती है। हमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अगर हम देखते हैं तो हमने कोविड देखा, हमने ज़िलज़िले देखे, हमने मुख्तलिफ जंगें देखी, तो ये मुश्किलात आती रही हैं। इसमें बड़ा एक कॉमन जुमला हम ये सुनते हैं कि क्योंकि इस्लाम के नाम पे हमारे मुल्क की तश्कील हुई है तो ये ता क़यामत रहेगा। लेकिन आज के पाकिस्तान में हमें क़यामत सुग़रा की भी बहुत सारी निशानियाँ नज़र आ रही हैं। किस तरह इन चीज़ों को संभालें और दोनों को आप कैसे जोड़ते हैं, और आज दुआओं में मुल्क पाकिस्तान को कैसे याद रखें? देखिए, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हमने सुना था कभी तकसीम नहीं होगा और ये टूटेगा नहीं, टूट तो चुका है, ठीक है ना। आधा हमारा हिस्सा, आधा हमारे आज़ा हमसे अलहदा हो चुके हैं, लिहाजा ये अलमिया तो हो चुका है, लेकिन जो बकिया बचा है हमने उसको कम संभाला है। हमने उसको बिल्कुल अपने खेत की तरह समझा है कि उसके साल के अंदर 5 उससे फसलें लेनी है, ठीक है ना, लेकिन उस ज़मीन की बूद व बाश किस तरह करनी है, उसको किस तरह ग्रो करना, उसके लिए हमने नहीं सोचा।
हमने फ़कत अपनी सोची है, माली व माली, हाय मेरा मकान, हाय मेरी दुकान, हाय मेरा इक़्तिदार। तो इस हाय हाय के चक्कर में हर इंसान ने पाकिस्तान को नचोड़ा, मैं समझता हूँ कि नचोड़ लिया उसका सारा रस। तो अब ज़रूरत इस बात की कि पाकिस्तान को भी कुछ दिया जाए बदले में। तो इसके लिए सीना बड़ा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपने बजाय अपने मुखालिफ का भी सोचना पड़ेगा, अपने बजाय अपने दूसरे भाई का सोचना पड़ेगा। इस्लाम तो सेक्रीफाइस का रिलीजन है, हमने सेक्रीफाइस ही छोड़ दिए। देखिए हमने देखा कि हमारे पड़ोस में चीन भी जो है वो एक पूरी सदी ह्यूमिलिएशन की उसकी गुजरी, लेकिन मुझे लगता है हमारी तो 2 सदियाँ गुजर चुकी हैं। 100 साल अंग्रेज़ हुकूमत करता रहा कमोवेश, उससे ज़ायद, और फिर उसके बाद 100 साल जो है वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हम पर हुकूमत कर रहे हैं। हमारे राइट्स कहाँ हैं? हम तो बिल्कुल पीस कर रख दिए गए हैं। आज मुझे बताइए कि मौला अली का वो कौल हमें बार बार क्यों याद आता है कि ज़ालिम की हुकूमत नहीं चल सकती, कुफ्र की चल सकती है। लिहाजा वो कुफ्र की जितनी भी गवर्नमेंट है यूरोप में चले जाए, हम तो डंकी लगा कर वहाँ पर जा रहे हैं, हम तो जान देने को तैयार है किसी तरीक़े से उन काफिरों की हुकूमत में ले चले जाए। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर जस्टिस है, वहाँ पर ह्यूमैनिटी है, वहाँ पर आपको राइट्स है, वहाँ पर आपको जॉब्स है, वहाँ पर ज़िंदा रहने के वसाइल मौजूद है। तो कोई इंसान सिस्टम तो है इन प्लेस, कोई सिस्टम, इंसान देखिए ज़िंदा रहने की तगोदो करता है। ये बाउंड्रीज़ वगैरह उसके पास बाद में आती है। अगर हम कहें कि वतन की मट्टी और वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे, यस, ये जज्बा इंसान में मौजूद होता है, लेकिन सबसे पहले इंसान अपने लिए सोचता है, अपने घर बार के लिए सोचता है, अपनी इज़्ज़त के लिए सोचता है। अब कि उसकी इज़्ज़त, उसकी हुर्मत, उसका खून, उसका ब्लड ही अगर महफूज नहीं है, तो मुझे बताइए कौन सा इंसान है कि जो उस इलाके में रह सकता है। हमने अपने वतन को क्यों छोड़ा इंडिया के अंदर? इंडिया में मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म। तो जमील भाई, अगर मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, हम इसको सुधारें कैसे? यानी आज हम माशरती चैलेंजेस भी हैं हमें, और मईशत की भी चैलेंजेस है। कई जो चीज़ें हम सही करना चाहते हैं उस पर हुकूमत का जो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि हमारे पास वो वसाइल ही मौजूद नहीं है। चोरी हम करते हैं, टैक्स हम नहीं देना चाहते, शुरुआत कहाँ से करें? नहीं, वसाइल तो हैं हमारे पास बहुत सारे। अब आप ये देखिए, असम्बली के अंदर कैबिनेट की जो है तकरीबन कोई 200% जो है तनख्वाह बढ़ा दी है। हमारे जजेस की तकरीबन डबल टिबल जजेस कर दी है। हमारे 17 जज, अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल में कितने जज हैं, 12 या 15 जज, हमारे पास माशाल्लाह 34 बढ़ा दिए गए, बढ़ा दिए। इंसाफ कहीं पर भी नहीं। वसाइल है, लेकिन वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है। अभी आप देखिए, मेला मवेशी आए, वहाँ पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए। पैसे तो हैं हमारे पास, लेकिन अवाम के लिए देने के लिए पैसे नहीं। वो अवाम जो आपको टैक्स देती है, एक बीड़ी, एक पान लेने वाला, बल्कि एक बेगर भी जब अपने मोबाइल के अंदर लोड करवाता है ना, तो उसका भी टैक्स कट जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो गरीब है उसको बदले में रिटर्न में आपने क्या दिया? हमारी ज़कात बैंक कट जाती है, लेकिन बदले में हमें क्या दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया। तो इस बात की ज़रूरत है। देखिए, जब भी कोई निज़ाम बनाते ना, अनफॉर्चुनेटली ताकतवर बनाते हैं, तो वो अपने मफादात को तरजीह देते हैं। जिस दिन आपने कोई रिफॉर्म्स जो है अवाम के लिए लिया है, कमज़ोर के लिए लिया है, उस दिन दुनिया बदल जाएगी। बिल्कुल सही। और आज क्योंकि दिन ऐसा है कि इन तमाम पहलुओं पे ना सिर्फ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बल्कि साथ ही सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो आप जहाँ पे भी मौजूद हैं, अपने घर में कुछ आज ज़बरदस्त ज़रूर बनाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं, तुमने ढूंढ ली वो तमाम चीज़ें और बना दिया मेरा फेवरेट ग्रीन डिज़र्ट। इसमें क्या क्या डला है भाई, बताओ जल्दी से। इसमें वनीला कस्टर्ड डला है, पाकोला मिल्क डला है हमारा, और साथ में हमने ब्रेड को थोड़ा जो है चूरा करके डाल दिया था, क्योंकि बिल्कुल झटपट सा बनाना था। यस, तो पुडिंग में आपको एग्स डालने होते, तो विदाउट एग हम बना रहे थे, तो हमने जल्दी से इसमें कस्टर्ड डाला, चीनी डाली और ब्रेड को बिल्कुल चूरा करके डाला और इसको जमा दिया। और ये आपके देखिए, दिल से आपको जब खुशी हो ना, तो आप बहाने ढूंढ ही लेते हैं उसको सेलिब्रेट करने के। अब इस पे डालिए जी आप इलायची, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। अच्छा, इसने देखो खास तौर पे ये कोफ्ते और गोश्त के लिए भी ना इसने हरी मिर्चें, आज हरे पे बहुत जोर है, तो उसके लिए भी हरी मिर्च काट के रखी हुई है। अच्छा, मरहबा गुलबहार का हमारा दूसरा भी फ्लेवर है, हम लोग सिर्फ उस पे जोर दे रहे थे। आज हमने बोला चलो डे के हिसाब से अपना क्या बात है, ग्रीन आज भी बनाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह 27 को भी करेंगे। यस, ये देखें जी, और टेम्पटिंग बना दिया इन्होंने इसको। जबरदस्त ड्रिंक भी इलायची वाली आज। क्या बात है, ये सिद्राबाजी ने फरमाइश की थी, क्योंकि ना सिर्फ ये हरा रंग, जैसे अभी इरम जी बड़ी प्यारी बात कर रही थी कि वे ब्लीड ग्रीन और हरा रंग जहाँ पे भी हम देखते हैं, ना सिर्फ इसकी जो निस्बत है गुंबद खिजरा से, हमारे सब्ज़ हिलाली परचम से, हमें हर जगह ये जो हरा है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत शुक्रिया सिमरा जी, और डाल दो यार, और ग्रीन कर सकते हैं इसको, अभी हम फुल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अच्छा, इसमें स्पेस बनाएंगे, दिल में जगह होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील भाई हमारे साथ मौजूद है, ज़ुहैब भाई हमारे साथ है, इरम जी को बड़े दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लगा। राफिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।
इसके अलावा जी सैयद अशल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अशल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। आप एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और आपसे दरख्वास्त होगी कि एक प्यारा सा कलाम पढ़ें जिसके साथ हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। आज यकीनन 23 मार्च का दिन है और ये दिन है तजदीद अहद वफ़ा का। जो हमने मुल्क पाकिस्तान से अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हैं, उसके साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस को हमने बैलेंस करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो इसी दुआ के साथ और इस खूबसूरत कलाम के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।